चलिए भाई, द स्मार्ट विजन क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग अतीत से अंत तक की जो प्रश्न श्रृंखला लेकर चल रहे हैं, आज उसके हम लोग अगले प्रैक्टिस सेशन पे चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले स्टार्ट किया जाता है, प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाया जाता है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या है, प्रश्न देखते हैं कौन सा प्रश्न है। प्रश्न है भाई कि पद प्राप्ति के कारण दी जाने वाली जागीर को कहा जाता है। ये उस समय की बात है कि मुगल काल में, जब मुगल काल में जो मनसबदार होते थे उनके भरण पोषण के लिए जो जागीरें प्रदान की जाती थी, उसी में से यहां प्रश्न उठाकर पूछा गया है कि भाई पद प्राप्त के कारण दी जाने वाली जागीर को कहा जाता है। चलिए ठीक भाई, तो प्रश्न क्या है कि पद प्राप्ति के कारण दी जाने वाली जागीर को कहा जाता है इनाम जागीर, मसरूत जागीर, वतन जागीर और तनख्वाह जागीर। क्या कहा जाता है ये बताना आपको भाई, फटाफट बताइए आप लोग, आंसर दीजिए इसका। क्या आंसर आ रहा भाई? आंसर दीजिए भाई, क्या आंसर आ रहा है इसका? मसरूत जागीर, चलिए ध्यान रखिएगा। राइट आंसर जो आपका बनेगा, राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर आपका बनेगा मसरूत जागीर। क्या बनेगा भाई? मसरूत जागीर। यहां पर पद प्राप्त के कारण जो पद दिया जाता था, मुगल काल में पद जो दिया जाता था, उस पद के समय क्या कहते थे, जो जागीरें उनके भरण पोषण के लिए प्रदान की जाती थी, उसे मसरूत जागीर के नाम से जाना जाता था। अगर हम इनाम जागीर की बात करते हैं, इनाम जागीर मतलब कोई धार्मिक अनुदान हो, कोई धार्मिक अनुदान हो, या किसी कार्य विशेष के कारण अगर इनाम प्रदान किया गया हो, इनाम दिया गया हो, तो उस प्रकार की जो जागीरें प्रदत्त की जाती थी उसे इनाम जागीर कहा जाता था। वतन जागीर की बात करते हैं, ये वंशानुगत होते थे। वंशानुगत कहने का मतलब कोई अगर सरदार है, कोई चाहे, अक्सर ज्यादा राजपूतों को दिया जाता था। जैसे अगर पहले कोई पिता को अगर कोई जागीर प्रदान की गई है, तो कुछ समय बाद उसी बच्चे को भी वही जागीर दे दी जाएगी, आने वाली पीढ़ी को वही जागीर दे दी जाएगी, तो उसी को कहते हैं क्या? वतन जागीर कहते हैं। तनख्वाह जागीर मतलब जो तनख्वाह के बदले दिए जाने वाला जागीर होता था, उसे तनख्वाह जागीर कहा जाता था। तो चार इस प्रकार की क्या है, यहाँ पे उस समय मुगल काल में जागीरें दी जाती थी भरण पोषण के लिए, और वो कौन होते थे? वो होते थे मनसबदार। इन्हीं मनसबदारों को चीजें दी जाती थी। ठीक भैया, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1644 ईस्वी में औरंगजेब की बहन जहां आरा के गंभीर रूप से झुलस जाने पर निम्नलिखित ने सफल इलाज किया था। जिस शाहजहां की पुत्री थी, शाहजहां और मुमताज महल की पुत्री जहां आरा बेगम थी, जो औरंगजेब की बड़ी बहन थी, तो इसका यह 1644 ईस्वी में इत्र में, इसके कमरे में इत्र रखा गया था, उस इत्र में आग लग गई। आग लग जाने के कारण क्या हुआ भाई? आग लग जाने के कारण यह गंभीर रूप से झुलस गई। आग लग जाने के कारण गंभीर रूप से यह इत्र में, किसमें लग गई? इत्र में आग लग गई, और गंभीर रूप से यह झुलस गई, और लंबे समय तक इसका उपचार किया जाता रहा। ठीक भैया, इसका लंबे समय तक उपचार किया जाता रहा। भैया गुड आफ्टरनून, भैया गुड आफ्टरनून, सुधा जी गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो यहां पर किसने उपचार किया था, यह प्रश्न पूछा गया है। तो उपचार करने की बात की जाती है तो ग्रेवियल बाउंटन,
ग्रेबियल बाउंटन थे, इन्होंने इसका उपचार किया था। इसको अच्छी तरीके से, ये यूरोपी था, इसको अच्छी तरीके से क्या किया, ये जहां आरा को ठीक किया था। जहां आरा ने ही वहां आगरा के किले में इन्होंने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। पूछा जाता है जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जहां आरा ने ही करवाया था। शाहजहां के अंतिम समय में जहां आरा ने ही उसकी देखभाल भी की थी। तो ये सब जो प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके यहां से बनते हैं। क्लियर भैया, समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए सिंपल सा कथन है। कथन क्या है भाई? किसका वचन था या किसका कथन था? आराम हराम है। किसका कथन था? बहुत सिंपल कथन, सिंपल सा है। ये लगभग सब जानते होंगे, सबको जानकारी इसकी होगी। किसका कथन था? इकबाल का था, सरदार पटेल का था, महात्मा गांधी का था, जवाहरलाल नेहरू का था। किसका था भाई? यहां पे जो आंसर है ये सबको पता होगा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक नारा दिया था, आराम हराम है। तो वास्तव में आराम हराम ही है। क्यों आराम हराम है भाई? पद्म मिश्रा जी गुड आफ्टरनून भैया, गुड आफ्टरनून। क्यों आराम हराम है? ये इसलिए है क्योंकि जब कोई व्यक्ति आराम करेगा तो वर्क नहीं करेगा तो क्या उसको भोजन नहीं प्राप्त होगा। ये चीजें क्या है? गुड आफ्टरनून भैया, गुड आफ्टरनून। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सौंदरानंद काव्य के रचयिता हैं। एक पुस्तक है सौंदरानंद। पहले तो जान लीजिए किससे संबंधित ये पुस्तक है। ये बौद्ध पुस्तक है। दिमाग में रख लीजिए किससे संबंधित पुस्तक है? बौद्ध पुस्तक है। बौद्ध पुस्तक। और किस भाषा में लिखी गई? अगर भाषा पूछा जाए, भाषा इसकी संस्कृत है। अब इसके रचयिता कौन है भाई? ये प्रश्न बताना भाई। चौथे का बताइएगा। क्या नागार्जुन है, नागसेन है, अशोकसेन है या आर्यदेव है? कौन थे सौंदरानंद के रचयिता? और बहुत सिंपल प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये सब प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये सब प्रश्न भैया अक्सर पूछे जाते हैं, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। सिंपल सा प्रश्न है, फटाफट बताइए भाई। सौंदरानंद के साथ साथ कुछ और पुस्तकें हैं। किसकी ये पुस्तक है? पहले तो ये बताइए किसकी पुस्तक है? किसकी है भाई ये? चार का सी, वेरी गुड। चार का सी अश्वघोष की पुस्तक है। गुड पद्म मिश्रा जी, अश्वघोष की पुस्तक है। अब अश्वघोष की कुछ और पुस्तकें हैं, जैसे इनकी एक पुस्तक है बुद्ध चरितम, इनकी पुस्तक है। इनकी एक और पुस्तक है सारपुत्र प्रकरण, ये इनकी पुस्तक है। इसी के साथ साथ अगर पूछा जाए, ये संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तक है, तीनों संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तक है। अगर पूछा जाए कि अश्वघोष किसके समकालीन थे, अगर पूछा जाए अश्वघोष किसके समकालीन थे, बी नहीं भाई, बी नहीं, चार का सी होगा। हमने आंसर भी दे दिया है। अश्वघोष किसके समकालीन थे भाई? अगर पूछा जाए अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे। कनिष्क के समकालीन थे भाई। अश्वघोष किसके समकालीन थे? कनिष्क के समकालीन थे। कनिष्क के समय में जो चौथी बौद्ध संगीत हुई थी, वो चौथी बौद्ध संगीत के क्या थे? ये उपाध्यक्ष के रूप में थे। उपाध्यक्ष के पद पर वहां पर नियुक्त किए गए थे। तो राइट आंसर आपका क्या हुआ भाई? राइट आंसर आपका क्या होता है यहाँ पे? सी। ठीक भैया, अगला प्रश्न है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में डिवाइड किया है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में भारतीय समाज को विभाजित किया है कि जानकारी दी है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? मतलब इसमें से कौन सा ऐसा है जो 7 में से है? प्रश्न आपका यही पूछा गया है कि 7 में से कौन इसमें सम्मिलित है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा भाई? दार्शनिक, कृषक, योद्धा, निरीक्षक, चरवाहे, दास, निरीक्षक, दास। एक चीज दिमाग में रखना, मेगास्थनीज ने यहां पर इन 7 में भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा, 7 वर्गों में विभाजित किया था।
वर्गों में विभाजित किया था। ठीक है, भारतीय समाज को इसने 7 वर्गों में विभाजित किया था। अब उन 7 वर्गों में कौन कौन सा वर्ग आता है भाई, कौन कौन सा है? पहला इन्होंने दार्शनिक माना था। क्या माना था? पहला इसने माना कि समाज में क्या था, एक दार्शनिक है। इसके बाद क्या माना था इन्होंने? महत्वपूर्ण में फिर कृषक माना था, कृषक भी माना था, ये भी है ये भी है, 2 हो गए। फिर इसके बाद क्या माना था? फिर दास को नहीं माना था, दिमाग में रखना, जिसमें दास होगा ये दोनों ऑलरेडी कट जाएंगे, जिसमें दास होगा वो ऑलरेडी कट जाएंगे भाई। ठीक है, गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून राजकुमार जी, गुड आफ्टरनून। ठीक है, जिसमें दास होगा इसको ऑलरेडी हटा दीजिए क्योंकि दास नहीं थे। चरवाहे और निरीक्षक हैं, उनको आप जोड़ा जा सकता है, लेकिन इन दोनों को नहीं जोड़ा जाएगा। दास शब्द का यहाँ उल्लेख नहीं किया था, ये चीज दिमाग में आपको रखना है। उसके बाद कृषक हो गए। फिर इसने माना था किसको? सैनिक, सैनिक को ही कहा जा सकता है योद्धा, योद्धा या सैनिक की बात करते हैं, सैनिक, इनको सैनिक भी आप कह सकते हो। सैनिक आए चाहे योद्धा आए, बात वहां पे एक ही बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद क्या था? निरीक्षक। निरीक्षक किसको रखा जाता था? निरीक्षक जो निरीक्षण करता था उसके लिए निरीक्षक शब्द दिया जाता था। तो ये 4 आपको ये मिल गए। अब 3 कौन थे? इसके अलावा 3 कौन थे? क्योंकि 7 भागों में विभाजित किया था, तो अगर 3 की बात करते हैं तो एक क्या था, यहां पे निरीक्षक ऑलरेडी था, एक कारीगर है, कारीगर है, चरवाहे ऑलरेडी थे, और एक आपका क्या है? सभासद है, सभासद है जिसको आप कह सकते हैं मंत्री, मंत्री के रूप में इसको माना जाता था। ठीक है, इस आधार पे 2 4 ये 4 2 6, सॉरी ये चरवाहे नहीं थे, बिल्कुल ये इसको हटाइए, सॉरी चरवाहे थे। निरीक्षक 2 बार हो गया है, निरीक्षक 2 बार हो गया, कारीगर और सभासद, कुल मिला के 7 लोग ऐसे थे। भारतीय समाज में 7 वर्ग को इसने विभाजित किया था। अब कौन कौन? दार्शनिक, कृषक, चरवाहा, योद्धा, निरीक्षक, कारीगर और सभासद। ये राइट आंसर अपना। ठीक भैया, तो अब इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा 1 और 3। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित सिख गुरु ने, निम्नलिखित सिख गुरु जो थे कौन थे भाई? सिख गुरु ने धूम्रपान तथा तंबाकू के निषेध की आज्ञा दी। मतलब कौन सा ऐसा सिख गुरु था जिसने तंबाकू और धूम्रपान को रोक लगा दी थी? तंबाकू और धूम्रपान पर रोक लगा दी थी, कौन सा सिख गुरु थे वो? ठीक है, क्या गुरु नानक ने मना किया था? क्या गुरु तेग बहादुर ने किया था? गुरु आनंद ने? गुरु गोविंद सिंह ने? देखिए पहली चीज तो ये ध्यान में रखिएगा, अगर तंबाकू की बात की जाती है तो तंबाकू तो जहांगीर के कार्यकाल में ज्यादा प्रचलन हुआ, प्रारंभिक रूप से जहांगीर के समय में चला। इसको लाया कौन था? पुर्तगालियों ने लाया था, पुर्तगालियों ने इसको लाया था भारत में। क्या भाई? पुर्तगालियों ने लाया भारत में। तो ये जो तंबाकू पर इसने रोक लगाया था, इस किसने लगा दिया था? औरंगजेब के समय औरंगजेब ने भी तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था, ध्यान रखना ये चीजें। अगर औरंगजेब की बात की, उन्होंने लगाया था, लेकिन यहां जो प्रश्न पूछा गया है, यहां पर पूछा गुरु, सिख गुरु की बात की गई है। इस सिख गुरु के अंतर्गत जो लगाया था वो कौन था भाई? गुरु गोविंद सिंह थे। तो कहने का मतलब राइट आंसर आपका क्या हुआ यहां पे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने तंबाकू और धूम्रपान पर निषेध लगा दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शिलालेख से गौतम बुद्ध के जन्म स्थली, गौतम बुद्ध के जन्म स्थली का ज्ञान होता है। किसमें होता है भाई? बिल्कुल गुरु राजकुमार जी, गुरु गोविंद सिंह थे। कौन सा ऐसा शिलालेख है जिसमें गौतम बुद्ध के जन्म की सूचना मिलती कि गौतम बुद्ध का जन्म यहां पर हुआ था? तो सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यहां से कई प्रकार के प्रश्न घुमा के पूछे जाते हैं। आंसर तो आपका सही है, राइट आंसर क्या? रुममंदेई। देखिए जब इसकी घटना की बात करते हैं, अशोक के समय, अशोक ने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष,
अशोक ने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष कहां की यात्रा की थी? लुम्बिनी की यात्रा की थी। यात्रा की, लुम्बिनी की यात्रा की। और यही लुम्बिनी में ही, इसी लुम्बिनी में ही, लुम्बिनी जब ये गया तो बुद्ध की जन्मस्थली होने के कारण, बुद्ध की जन्मस्थली होने के कारण, जन्मस्थली होने के कारण कारण धार्मिक कर, धार्मिक कर, धार्मिक कर के साथ साथ राजस्व भी, और राजस्व, धार्मिक कर को क्या कर दिया? धार्मिक कर को समाप्त कर दिया। और राजस्व कर जो था इसे 1/4 से घटाकर 1/8 कर दिया। कितना कर दिया भाई? 1/8 कर दिया, मतलब 1/4 से कम करके 1/8, 8वां भाग कर दिया, जितना भू राजस्व लिया जाता था। ठीक भैया। अब यहां पे ये जो इसको यहां पे घटाया और यहीं पर एक स्तंभ बनवाया जिसका नाम था रुम्मनदेई लघु स्तंभ, लघु स्तंभ। इसका यहां पर उल्लेख किया, उसने उसमें निर्देश दिया कि बुद्ध की जन्मस्थली होने के कारण इसने ऐसा हमने किया था, बुद्ध की जन्मस्थली होने के कारण हमने ऐसा किया, मतलब इस चीज को हमने माफ करवाया, कर को माफ करवाया। तो यहां पर बुद्ध के जन्म का जो प्रमाण देता है वो कौन सा अभिलेख देता है? रुम्मनदेई लघु स्तंभ लेख देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त तथा कथित पशुपत की मुहर पर, मुहर पर कौन सा पशु अंकित नहीं है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त तथा कथित पशुपत की मुहर पर कौन सा पशु अंकित नहीं है? प्रश्न आपका ये पूछा गया भाई, प्रश्न आपका यही पूछा गया है कि कौन सा पशु अंकित नहीं है। हाथी अंकित नहीं है, गैंडा नहीं है, बाघ नहीं है, बैल नहीं है, कौन सा पशु अंकित नहीं है? प्रश्न ये पूछा गया है। तो आपको ध्यान में होगा कि मोहनजोदड़ो से जो पशुपत मिलती हैं इनके दाएं तरफ, दाएं तरफ कौन कौन है भाई? इनके दाएं तरफ अगर देखा जाए, दाहिना हाथ मजबूत है तो बाघ और हाथी है, बाघ और हाथी, बाघ और हाथी है। लेकिन इनके बाएं तरफ अगर देखा जाए, बाएं तरफ, बाएं तरफ गैंडा और भैंसा है, भैंसा है। ठीक है, 4 पशु का उल्लेख मिलता है लेकिन एक पशु इसमें नहीं है। वह कौन सा पशु है? वो कौन सा पशु है भाई? वो क्या है? बैल नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? डी, बैल पशुपत की मुहर पर नहीं मिलता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल सम्राट औरंगजेब ने निम्नलिखित सूफी संत सिलसिले से प्रभावित था। भाई औरंगजेब कौन सिलसिले से प्रभावित था? प्रश्न आपका पूछा गया है। क्या चिश्तिया से था, कादरी से था, सत्तारिया से था या नक्शबंदी से था? किससे था भाई? किससे भाई? तो देखिए अगर यहां पे प्रश्न पूछा, ये ध्यान में रखना है आपको कि नक्शबंदिया जो सिलसिले थे वो ऑलरेडी बड़े कट्टर होते थे और कट्टर होने के कारण ही औरंगजेब का उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और इसीलिए देखिए ये संगीत के विरोधी थे तो औरंगजेब ने भी क्या कर दिया? राज्य में संगीत पर रोक लगा दी। ठीक भैया, राज्य पर क्या है, राज्य में अपने संगीत पर रोक लगा दी। और यही कारण जो था, ये माना जाता है कि औरंगजेब जो था नक्शबंदिया सिलसिले का अनुयायी था, नक्शबंदी सिलसिले का अनुयायी था। नक्शबंदी सिलसिले में अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल राजकुमार जी, बिल्कुल नक्शबंदी, अगर हम नक्शबंदी सिलसिले की बात करते हैं तो इसका भारत में इसका प्रचार किसने किया था? ख्वाजी
बाकी बिल्लाल ने किया था। कौन किया था? ख्वाजा ख्वाजा बाकी बिल्लाल, ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने भारत में इसका प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, अगर ये प्रश्न पूछा जाए भारत में नक्शबंदी सिलसिले का प्रचार प्रसार किसने किया था, तो ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने किया था। और इसी सिलसिले का जो क्या कहते हैं मानने वाला जो था, अनुयायी जो था, वो कौन था भाई? औरंगजेब था। लेकिन अगर ये पूछा जाए इस सिलसिले को बाद मतलब उदय कहां से होता है, तो इनका नाम ही जो था एक ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी थे। इन्हीं के नाम पर इसे नक्शबंदी सिलसिला भी कहा जाता है। मूल उदय इनका यहां से होता है और भारत में इनका प्रचार प्रसार किसने किया था? भारत में ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने किया था। ठीक भैया, तो राइट आंसर आपका क्या हुआ? यहां पे डी होता है। देखिए, आप लोगों के लिए सूचना है कि आपका टीजीटी जीआईसी के लिए हिस्ट्री के लिए आपका जो थ्योरी क्लासेज आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, प्रतिष्ठा बैच नाम से स्टार्ट हो गई है। तो जो भी इच्छुक है इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, और इस संपर्क अगर जो भी जिसको एडमिशन लेना है, जिसको पूरी थ्योरी क्लास पढ़नी है, इस पे एडमिशन ले सकते हैं। आपका ये नंबर दिया गया, इस पे बात कर सकते हैं। दूसरी चीज, ऐप डाउनलोड करेंगे, ऐप के माध्यम से आपको वहां पे और एक चीज और आपको मिलेगी कि यहाँ पर बिपिन 10 नाम से आप लगा देंगे तो वहां पे क्या आपको वहां से फीस में भी रियायत और मिल जाएगी। ठीक है, ये चीजें आपको मिले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में निम्नलिखित में से पुरुष और स्त्री की संख्या क्या थी? मतलब कितने स्त्री पुरुष टोटल थे, पूछा जाता है कि महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में। इसका बताइए, सिंपल सा प्रश्न है। कितने भाई? हाँ, ये चीज ध्यान रखना आपको। नजदीकी उत्तर आपका ये है, नजदीकी उत्तर आपका ये है, लेकिन जो वास्तविक संख्या थी 78 थी, 78 मानी जाती है। ठीक भैया, वास्तविक संख्या 78 मानी जाती है, लेकिन नजदीकी यहां पे जो दिया है इसके अकॉर्डिंग आंसर आपका यही होगा। ठीक, कब स्टार्ट किया था इन्होंने दांडी मार्च? दांडी मार्च स्टार्ट कब किया था? अगर दांडी मार्च स्टार्ट की बात करते हैं तो इन्होंने 12 मार्च को कब किया था भाई? 12 मार्च। अरे यार, ये क्या चल रहा है? 12 मार्च 1930 ईस्वी को स्टार्ट किया था। कहां से? साबरमती से। साबरमती आश्रम से इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक भैया, 12 मार्च। अब पहुंचाए कब थे? ये माना जाता है 5 अप्रैल को पहुंच गए थे, 6 अप्रैल को ही इन्होंने वहां पर नमक कानून को तोड़ा था, ये माना जाता है। ठीक, तो राइट आंसर आपका क्या हुआ? यहाँ पे डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा प्रश्न है। डोगरा सरदार गुलाब सिंह को सिखों से दगाबाजी के फलस्वरूप प्रथम सिख युद्ध के पश्चात निम्नलिखित पुरस्कार अंग्रेजों ने दिए। देखिए, जिस समय प्रथम सिख युद्ध, अब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जब चल रहा था, उसी समय 46 से 1846 प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जब चल रहा था, उसी समय जो ये गुलाब सिंह थे, डोगरा शासक थे गुलाब सिंह, ये अंग्रेजों का पक्ष ले लिए। और अंग्रेजों के पक्ष लेने के कारण, जब अंग्रेजों का पक्ष ले लिए तो भाई सिख वहां से पराजित भी हो गए, क्योंकि ऑलरेडी ये सिख का एक भाग थे। और यही कारण था, उनको अंग्रेजों ने क्या किया? एक उपहार दिया। क्या उपहार दिया? उनको जो उपहार दिया था वो कश्मीर की रियासत दी थी। कश्मीर की रियासत दी थी। जब दूसरा आंग्ल सिख युद्ध होता है तो उसका एक कारण में जो
कारण जो थे उसमें एक कारण ये भी बन जाता है कि दूसरे आंग्ल सिख युद्ध में कि कश्मीर को जो 1 करोड़ रुपए में गुलाब सिंह को अंग्रेजों ने दे दिया था वो सिखों को पसंद नहीं आया। ठीक, क्योंकि जो गुलाब सिंह थे वो ऑलरेडी सिखों के साथ क्या किए थे, दगाबाजी किए थे, इसी का विरोध किए थे। तो दूसरे जो आंग्ल युद्ध हुआ उसका एक कारण यह भी था कि गुलाब सिंह को कश्मीर बेचना। ठीक है, तो राइट आंसर यहां पे क्या हुआ, कश्मीर की रियासत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक राष्ट्रवाद से संबंधित नहीं था? प्रश्न है भाई आर्थिक राष्ट्रवाद। अब आर्थिक राष्ट्रवाद क्या है? कहने मतलब जिसने अर्थव्यवस्था से संबंधित जो चीजें न लिखी गई या उससे उस पर उन्होंने वर्क न किया हो। कौन नहीं था? तो यहाँ पे एक नाम आएगा आपको, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का इससे संबंधित नहीं था। बाकी आरसी दत्त भी थे, जोशी भी थे, दादा भाई नौरोजी भी थे। इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था पर उन्होंने क्या लिखा था, पुस्तकें भी इन लोगों ने लिखी थी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने धन बहिर्गमन का सिद्धांत भी दिया था, कैसे हमारे यहां से धन बाहर जा रहा है, इसका भी उन्होंने उल्लेख किया था। ठीक भैया, तो राइट आंसर आपका क्या हुआ, डी। अगला प्रश्न है, क्रांति नेता रामचंद्र पांडुरंग किस नाम से प्रसिद्ध थे? भाई ये बात उस समय कब की, क्रांति मतलब 1857 की क्रांति के समय की बात है। 1857 की क्रांति के समय जो रामचंद्र पांडुरंग नाम था वो किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो उनको वो कौन थे? तात्या टोपे के नाम से प्रसिद्ध थे। ये कमांडर इन चीफ थे, किसके? नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे, कमांडर इन चीफ थे। जब अंग्रेजों ने कानपुर पर अधिकार कर लिया तो भाग के चले गए, रानी लक्ष्मीबाई से मिल गए, और रानी लक्ष्मीबाई मिलने के बाद वहां से उन्होंने ग्वालियर पर विजय प्राप्त की। लेकिन उसी बीच में कुछ समय बाद क्या है, रानी की सेना पराजित होती है, रानी की मृत्यु हो जाती है, तो ये भाग के चले जाते हैं, निकल जाते हैं, आगे निकल जाते हैं। बाद में इनके मित्र राम सिंह ने इन्होंने क्या धोखे से अंग्रेजों को पकड़वा दिया था। और यही एक ऐसे 1857 क्रांति के नेता थे जो सबसे लास्ट में अंग्रेजों के हत्थे चढ़े हुए थे। ठीक है, 59 में चढ़े थे, 1859 ईस्वी में। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत कौन सुल्तान युद्ध भूमि में मारा गया था? ये तो सबको पता ही होगा कि कौन सा ऐसा सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया। तो कौन सा था भाई? बलबन था, गयासुद्दीन तुगलक था, मुबारक शाह था, इब्राहिम लोदी था। तो कौन था? इब्राहिम लोदी था। कब मारा गया था? 1526 ईस्वी में, पानीपत के प्रथम युद्ध में। प्रथम युद्ध के समय, युद्ध में बाबर द्वारा, मतलब बाबर की सेना द्वारा, बाबर द्वारा मारा गया। यह प्रथम और अंतिम था, प्रथम और अंतिम सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा जाने वाला था। युद्ध भूमि में ये मारा गया, ये प्रथम और अंतिम सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हुआ? इब्राहिम लोदी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूफीवाद के चिश्ती सिलसिले संबंधित नहीं है? भाई सूफीवाद के चिश्ती सिलसिले संबंधित नहीं है, कौन से नहीं है? बहुत टफ प्रश्न नहीं, ये तो सिंपल ही है, ऑप्शन से आप फटाफट मिला सकते हैं। कौन से नहीं भाई? कौन नहीं भाई? जकारिया नहीं थे। ये किससे संबंधित थे? ये सुहरावर्दी सिलसिले संबंधित थे। सुहरावर्दी सिलसिले से संबंधित थे। ठीक है, बाकी निजामुद्दीन औलिया भी, बख्तियार काकी भी, और फरीदुद्दीन गजे शंकर भी क्या थे? चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। भारत में चिश्ती संप्रदाय की जो नींव डाली थी, किसने डाली थी? भारत में चिश्ती संप्रदाय की नींव मुइनुद्दीन चिश्ती ने डाली थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के शासक और उनसे संबंधित घटना थी।
अब यहाँ पे उनके समय जो विद्रोह हुए थे उसकी बात की गई, कौन से शासक के समय कौन सा विद्रोह हुआ था किसका। तो अगर हम बात करते हैं तुगरिल का, तुगरिल खां का विद्रोह बंगाल में हुआ था, किसके विरुद्ध हुआ था, बलबन के विरुद्ध हुआ था। तो किसी सुल्तान के समय में के विरुद्ध होने वाला किसी दास का पहला विद्रोह था। किसी सुल्तान के समय किसी दास का होने वाला ये पहला विद्रोह था। ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी के समय कौन सा विद्रोह हुआ था, एक थे मलिक छज्जू, इनका विद्रोह हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के समय हाजी मौला का विद्रोह हुआ था, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय बहाउद्दीन गुरसब का विद्रोह हुआ था। अब इसको आप मिला लीजिए फटाफट। क्या है भाई, ए का 1 है, ए का 1 है, बी का 3 है, बी का 3 है, सी का 2 है, और डी का 4 है। राइट आंसर क्या हुआ, ए। क्या हुआ भाई, राइट आंसर क्या बना, 1 3 2 4, बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सी सुमिलित नहीं है भाई। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय संबंधित थे, माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय संबंधित थे, निम्काचार्य सनकादिक संप्रदाय संबंधित थे, और विष्णु स्वामी वैष्णव संप्रदाय संबंधित थे। इसमें कौन सा सुमिलित नहीं है, इसका मतलब 3 सुमिलित होगा और 1 नहीं होगा। जो नहीं है वही आपको ध्यान में रखना है। कौन नहीं थे, ये नहीं थे। विष्णु स्वामी जो थे रुद्र संप्रदाय संबंधित थे। किससे संबंधित भाई, रुद्र संप्रदाय से संबंधित थे। तो डी बिल्कुल राजकुमार जी, बिल्कुल डी से आपका क्या ये संबंधित, बाकी अन्य जो थे आपका सही सुमिलित है। ठीक भैया, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौधरी रहमत अली ने अपने इश्तहार अब या फिर कभी नहीं को कब प्रकाशित किया, इसका क्या है, नाउ आर नेवर। नाउ आर नेवर नाम से इन्होंने एक पत्र लिखा था, कब, 1933 ईस्वी में, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। कब लिखा था भाई, 1933 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में नाउ आर नेवर लिखा था। और यही पंपलेट में इन्होंने पाकिस्तान का शब्द का उल्लेख किया था, उल्लेख किया, पाकिस्तान शब्द का उल्लेख किया, मतलब एक मुस्लिम राष्ट्र की, एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की बात, जो शब्द बात किया, तो शब्द उत्पत्ति जो आई वो यहीं से आती है। ठीक भैया, चलिए तो राइट आंसर क्या हुआ। चलिए देखिए भाई, आप लोगों का टीजीटी एलटी संबंधी जो भी, जिसको भी आपका थ्योरी की क्लास पढ़नी है, पूरा डिटेल आपको पढ़ना है, ये तो प्रैक्टिस सेशन है, डिटेल आपको पढ़ना है, तो आप हिस्ट्री की बैच को, प्रतिष्ठा बैच आप क्या कहते हैं, ये ले सकते हैं। ये कोड है आपका। जो भी विद्यार्थी इच्छुक होंगे, जो भी विद्यार्थी इस कोड को लेंगे और इसी कोड को परचेज कर लेंगे, तो ऑलरेडी उनका कुछ उसमें क्या होगा, फीस ऑलरेडी हमारी तरफ से उसमें आपको रियायत मिल जाएगी, कम कर दिया। ये कूपन कोड आपको उसमें लगाना पड़ेगा। ठीक भैया, जो भी नए विद्यार्थी है जरूर क्लास को सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर दे अपने मित्रों यारों के पास। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित सैयद शासकों का अनुक्रमिक क्रम दीजिए। तो कह रहे हैं यहां पे अनुक्रम बताना, क्रम बताना है, किसका बताना है, सैयद वंश के शासकों का क्रम बताना है। ये सैयद वंश के शासक है, इनका क्रम आपको बताना है। कौन कौन से है भाई, फटाफट बता दीजिए। कौन कौन से हैं भाई, देखिए अगर देखा जाए सैयद वंश के जो सैयद वंश की बात हो रही है, तो सबसे पहले कौन आया था, खिज्र खां आया था। खिज्र खां ने संस्थापक ही था वह। खिज्र खां के बाद कौन था, मुबारक शाह था। मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह था, और अंतिम जो था अलाउद्दीन आलम शाह था। ठीक है, अलाउद्दीन आलम शाह अंतिम था। तो इसके अकॉर्डिंग फटाफट आप मिला लेंगे तो कौन हो सकता है, 2 से स्टार्ट कर लीजिए, 2 1 4 3 होना चाहिए, 2 1 4 3। तो राइट आंसर क्या हुआ आपका, बी होगा भाई, 2 1 4 3 आपका राइट आंसर। क्लियर भैया, चलिए अगला प्रश्न देखिए।
मुगल अधिकारी संबंधित कार्य, कौन से मुगल अधिकारी थे और किस कार्य से वो संबंधित थे, प्रश्न आपका ये है। इसको देखिए फटाफट क्या आ रहा है भाई यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं दबीर खास का, तो दबीर खास किससे संबंधित था, पत्राचार विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था दबीर खास, ठीक है। और अमीर दाद की अगर बात करते हैं किससे संबंधित था, अमीर दाद न्याय विभाग है, न्याय से संबंधित अधिकारी होता था। और मुसारिफ मुमालिक, मुसारिफ मुमालिक की बात करते हैं तो जो आय व्यय से संबंधित होते, जो आय व्यय का लेखा जोखा रखते थे उन्हें वो विभाग किसी क्या कहलाता था, मुसारिफ मुमालिक विभाग कहलाता था। और मुस्तौफी मुमालिक जो कहलाता महालेखा परीक्षक होता था, महालेखा परीक्षक होता था। तो राइट आंसर आपका क्या हुआ, इसके अकॉर्डिंग अगर आप मिलाएंगे तो ए का 2 होगा, ए का 2 है, बी का 1 होगा, बी का 1 है, सी का 3 है और डी का 4 है। तो राइट आंसर बी ही होगा। यहां तक तो दोनों कॉमन है लेकिन यहां से आपका परिवर्तन हो गया, ठीक है। 2 1 3 4, 2 1 3 4, बिल्कुल राजकुमारी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से सुमेलित नहीं है, नहीं है आपको यहां पे बताना भाई, कौन सा सुमेलित नहीं है, प्रश्न पूछा गया है। कौन नहीं भाई, क्या प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, सी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपका राइट आंसर क्या होगा, ये नहीं है। अगर इसकी बात करते हैं तो 1651 आता है, लेकिन अगर अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना अगर पूछा जाए, अगर प्रथम कारखाना पूछा जाए अंग्रेजों का, प्रथम कारखाना कहां स्थापित हुआ था, 1613 ईस्वी में सूरत में हुआ था। भारत में इनका प्रथम कारखाना था, भारत में अंग्रेजों का। ठीक है, भारत में अंग्रेजों का प्रथम कारखाना 1613 ईस्वी में सूरत में था और 1651 में इन्होंने यहां पे स्थापित किया था, हुगली में, बंगाल के। ठीक है, बाकी अन्य जो थे आपके सही सुमिलित है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब यहां पे विचार करना है भाई, कर दीजिए व्यवस्थित। क्रिप्स मिशन की अगर हम बात करते हैं तो कब आया था क्रिप्स मिशन, 1942 ईस्वी में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन भी 1942 ही था। अब कंफ्यूजन हुई भाई कब आया जाए, इसको मार्च में आप कहेंगे, इसको आप अगस्त में कहेंगे, अगस्त में। ठीक है, निम्नलिखितों का अगस्त प्रस्ताव की बात करते हैं, ये 1900 अगस्त 1940 में, अगस्त में, अगस्त प्रस्ताव नाम से ही है, अगस्त में। ठीक है, और अगर वेवेल प्लान की बात करते हैं तो 1945 में वेवेल प्लान आया था। अब यहां पे ऑप्शन आप बनाएंगे तो सबसे पहले स्टार्ट देखा जाए यहीं से होता है, 1 से होता है, फिर 2 होता है, सॉरी सबसे पहले स्टार्ट 3 से होता है, 3 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 4 होगा। तो 3 से स्टार्ट कर लीजिए, 3 1 2 4, राइट आंसर सी होगा भाई। यही बन रहा है ना क्या भाई, तो सबसे पहले 3 से स्टार्ट होगा ना, 3 1 2 4, 22 का 3 1 2 4, बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर भाई, पद मिश्रा जी बहुत सुंदर। अगला प्रश्न है, कुछ पत्र पत्रिका है, उसके संपादक, कौन सी पत्रिका किसकी है, यही आपको मिलाना है। अच्छा प्रश्न है, ये सब पूछे जाते हैं अक्सर। चलिए, अगर बंगाली की बात करते, बंगाली पत्रिका किसकी है, यह सुरेंद्रनाथ बनर्जी की पत्रिका है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की पत्र के द्वारा ये लिखी गई पत्रिका है। बाल गंगाधर तिलक की अगर हम बात करते हैं, इनके द्वारा केसरी है, केसरी मराठी भाषा में। दादा भाई नौरोजी ने हिंदुस्तानी नामक पत्रिका लिखा था, और सॉरी हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले ने सुधाकर नामक पत्रिका लिखा था। अब का संपादन करते थे। अब यहां से आंसर मिला लीजिए कौन किसका बन रहा है। ए का 3 दोनों में है,
बी का 4, बी का 4 मतलब आपका डी आंसर आपका बनेगा। 3 4 2 1, 3 4 2 1, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। चलिए अगला। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के प्रथम प्राचार्य कौन थे? इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1875 ईस्वी में हुई थी। ठीक। दूसरी चीज, किया किसने था? सर सैयद अहमद खान ने। खां के द्वारा किया गया था। अब इसमें कौन प्रथम प्राचार्य थे? इसके प्रधानाचार्य के रूप में कौन थे? थियोडोर बेक थे। कौन थे भाई? थियोडोर बेक थे, ये प्रथम प्राचार्य के नियुक्त किए गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण काल उपकरण प्राप्त किया? भाई उत्तर प्रदेश में किसने प्राप्त किया था? ये भी अच्छा प्रश्न है। किसने प्राप्त किया था भाई? ये सब तो प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, ध्यान में रखना आपको। अब ये सब नहीं गलत होने चाहिए। किसने प्राप्त किया? डी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही, बिल्कुल। कब प्राप्त किए थे? 1860 ईस्वी में। कहां से? इलाहाबाद। बाद के पास जो टोंस नदी, मतलब मिर्जापुर इलाहाबाद की भी जो टोंस नदी है, उसी के पास सबसे पहले इन्होंने उत्तर प्रदेश में नवपाषाणिक स्थल प्राप्त किए थे। जी 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 डान जी भैया, बढ़िया 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 भैया, बढ़िया सब। हाँ, कुछ दिन थोड़ा सा कुछ स्वास्थ्य को लेकर क्लास नहीं चल पाई थी। 2-3 दिन थोड़ा सा गैपिंग आप लोगों का हो गया। मैं यहाँ था नहीं, मुझे बाहर जाना पड़ा। ठीक है, तो ये क्या है? राइट आंसर आपका क्या हुआ? 1860। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में से किस स्थल से सर्वप्रथम होमोनिड होमोनिड जीवाश्म की खोज की गई? भाई किसकी खोज की गई? वो कौन से स्थल से खोज की गई? सबको पता होगा, सिंपल सा प्रश्न है, ऑप्शन भी अच्छा होगा आपके सामने। डी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हथनौरा ही सही है भाई। राजकुमार जी, हथनौरा ही सही है। हथनौरा, ये 1982 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। खोज हुई, कौन किसने खोजा था? अगर खोजने की बात की जाए तो अरुण कुमार सोनकिया ने खोजा था। अरुण कुमार सोनकिया ने खोजा था। सोनकिया ने खोजा था। और अगर और बात की जाए, इसके बाद देखा जाए तो कहां पर है स्थित, अगर पूछा जाए तो नर्मदा घाटी में। और मिला क्या था? मानव कपाल मिला था। कपाल मतलब खोपड़ी प्राप्त हुई थी। यहां मानव कपाल जो मिला सबसे पहला यही था, और जो किससे संबंधित था? होमोनिड मानव था। कौन सा मानव था? होमोनिड मानव था, वो यहां से प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हुआ? डी ही होगा, हथनौरा से सबसे पहले प्राप्त हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमने बताया था कि भाई जो हम लोग बैच लेके चल रहे हैं, आपको उस पे आपको 10 डेमो क्लास आपको मिलेंगी। क्लासेज हमारी आगे कुछ दिन बाद फिर कुछ दिन यूट्यूब पे रहेंगे, कुछ दिन क्या थ्योरी क्लासेस ऐप पे भी चलेंगी। ठीक है, तो दोनों जगह हम लोग मैनेज करके चलेंगे। आपको जो भी, जिसको भी डिटेल लेना है, जो भी जिसको पढ़ना है, क्लास देखना है, क्लास पसंद आ रही है, एक बार डेमो के रूप में देखिएगा, उसके बाद ही क्लास आप परचेज करिएगा। ठीक भैया। भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में से किस स्थल से सर्वप्रथम, सॉरी ये तो हो गया। सम्राट कुमारगुप्त प्रथम की माता कौन थी भाई? कुमारगुप्त की बात हो रही है। कुमारगुप्त का किस समय की बात हो रही है? ये गुप्त वंश की बात हो रही है। तो गुप्त वंश के समय जो कुमारगुप्त थे, उनकी मां का क्या नाम था? अक्सर गुप्त वंश के शासक और उनकी राजकुमारियों के विषय में भी उल्लेख मिल जाता है। कौन था भाई?
ध्रुव देवी या इसी को ध्रुव स्वामिनी कहते थे। जयशंकर प्रसाद की पुस्तक है ध्रुव स्वामिनी। जयशंकर प्रसाद की पुस्तक है ध्रुव स्वामिनी। उस ध्रुव स्वामिनी में क्या है, इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है। दूसरी चीज, कुमार गुप्त की और गोविंद गुप्त, दो इसके पुत्र थे, गोविंद गुप्त और कुमार गुप्त। कुमार गुप्त शासक बनता है, गोविंद गुप्त क्या था उस समय, बसाड़ या वैशाली का क्या था, वो राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुआ था। ठीक है। ये किसके, कुमार गुप्त किसका संतान था, चंद्रगुप्त द्वितीय का, चंद्रगुप्त द्वितीय का संतान था। चलिए अगला प्रश्न है, उस गुप्त वाकाटक रानी का नाम उल्लेख कीजिए जिसने अनुदान स्वरूप भूमि दान में दी थी। भाई कौन थी, कौन सी ऐसी वाकाटक रानी थी जिसने अनुदान के रूप में भूमि को दान किया था। तो यहाँ पे कुबेर नागा ने किया था, प्रभावती गुप्ता ने किया था, कुमार देवी ने किया था, दत्ता देवी ने किया था। देखिए सारे जो है गुप्त से संबंधित हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा ध्यान होगा तो आपको पता होगा कि पूना, इसका पूना ताम्रपत्र मिलता है जिसमें भूमिदान का भी उल्लेख मिलता है। पूना ताम्रपत्र में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी जिसका नाम था प्रभावती गुप्ता। ये कौन थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। और इसका जो विवाह हुआ था वाकाटक वंश में हुआ था। वाकाटक वंश में रुद्रसेन से हुआ था, रुद्रसेन प्रथम से हुआ था इसका विवाह। तो ये इसका पूना ताम्रपत्र मिलता है जहां पे भूमिदान का उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक भैया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस युग को भारतीय इतिहास में क्लासिकल युग कहा जाता है। इसी क्लासिकल युग को स्वर्ण युग भी कह सकते हैं। है तो सिंपल सा प्रश्न, बस केवल ध्यान में रखे रहिएगा इन सब चीजों को। ठीक है। तो मौर्य युग, कुषाण युग, गुप्त युग, यहां पे भी आंसर क्या होगा भाई, गुप्त युग ही होगा, गुप्त काल ही होगा। तो गुप्त काल को क्या कहा गया, क्लासिकल युग कहा गया। ठीक है। क्लासिकल युग कहा क्यों, क्योंकि उसकी कला और संस्कृति के कारण प्राचीन इतिहास में कला, संस्कृति आदि के कारण गुप्त काल को क्या कहा गया, क्लासिकल युग के नाम से जाना गया, या स्वर्ण काल के नाम से प्राचीन इतिहास का जाना जाता है। क्योंकि इसी के समय सबसे ज्यादा प्राचीन काल में कला और संस्कृति का विकास हुआ। बहुत सारे मंदिर स्थापित हुए, चित्रकलाएं प्राप्त हुई, बहुत सारे क्या कहते हैं उस समय गुप्तों ने ऐसे स्थापत्य बनवाए जिनका आज भी क्या है, यहाँ पे उसके अवशेष आज भी प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कौन आंसर हुआ, सी। चोलों के समय उर की कार्यकारिणी कहलाती थी। चोल शासकों के समय उर कौन थी, उर एक ग्राम स्तर, ग्राम की एक इकाई थी। ठीक है। उर और सभा का नाम से आता था ग्राम को, उर और सभा, तो जिसमें उर जो थी एक सामान्य लोगों की क्या थी, ग्राम थी। और इसके जो कार्यकारिणी कहलाती थी, इसका कार्यकारिणी का जो प्रमुख होता था उसे कहते थे आलुंगणम। ये सब शब्दावलियां चोल काल से संबंधित है, अक्सर आती रहती है। इन सब चीजों को ध्यान में रखना आपको। ठीक है। छोटी छोटी मिस्टेक पे गलतियां होती हैं, इसीलिए हम कोशिश करते हैं सिंपल से भी प्रश्न डालें। कुछ अगर प्रश्न आपको कोशिश करते हैं जो अच्छे स्टैंडर्ड प्रश्न है उसको भी ऐड कर दिया जाए, जिससे आपके सिंपल भी न गलत होने पाए। नहीं कभी कभी क्या होता है, ज्यादा टफ पढ़ने के चक्कर में हम सिंपल प्रश्न गलत करके चले आते हैं और लास्ट में वही पता लगा कि हम बैक हो गए। तो हम लोगों को दोनों मिक्स करके चलना है। ठीक है। तो चोलों के समय उनकी कार्यकारिणी क्या कहलाती थी, आलुंगणम कहलाती थी। ठीक है। बाकी आपको पता ही है चोलों के जो है वो स्थानीय स्वशासन के लिए सबसे ज्यादा उनको याद किया जाता है। सबसे अच्छी ग्रामीण व्यवस्था उनके समय हुआ करती थी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 1606 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक से फरमान हासिल करने के पश्चात कौन मसूलीपत्तनम में स्थापित हो गए थे। भाई 1606 में, जी मनीषा जी गुड आफ्टरनून भैया, गुड आफ्टरनून। 1606 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक, गोलकुंडा के शासक से फरमान किसने प्राप्त किया था। सर आप रोज क्लास नहीं लेते हैं, हम 2 दिन से देख रहे हैं, आपकी क्लास नहीं मिली मुझको, बिल्कुल नहीं मिली होगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं क्लास लिया ही नहीं तो मिलेगी कहां से। ठीक है। हमने बताया था अभी कि स्वास्थ्य की इशू की वजह से कुछ पारिवारिक उसमें तो हमको
बाहर कुछ समय के लिए 2-3 के लिए चले गए थे, इसीलिए क्लास नहीं मिल पाई। शेड्यूल भी नहीं लगाए थे इसीलिए हमने। तो आपको शेड्यूल मिल गया होगा, आज का शेड्यूल तो मिला ही होगा, आज हमने लगाया था शेड्यूल। ठीक है, क्लास आपकी डेली चलेगी। संडे को मैराथन क्लास रहती, संडे को शायद ऑफ रहे, बाकी डेली क्लास आपकी चलेगी। ठीक भैया, क्लास हमारी अब धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा ऐप पे भी चलेगी, ऐप पे भी आप लोग जुड़ने का प्रयास करिए। ठीक है, ऐप हम लोग डिटेल पढ़ाएंगे, लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है भाई? डच आएगा सही। क्या आंसर है भाई? डचों ने। और डचों ने ही सबसे पहले क्या थे, मसूलीपट्टनम में अपनी कोठी स्थापित की थी। बिल्कुल राजकुमार जी, बिल्कुल बिल्कुल डान जी, बिल्कुल भाई, डचों ने ही किया था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? डच है। तो यहाँ पे पुर्तगाली अंग्रेज चक्कर में मत फंस जाइएगा, क्योंकि पहली कोठी पूछा गया है, करने के पश्चात स्थापित हो गए। तो पुर्तगालियों ने तो कोचीन में कर दी, अंग्रेजों ने सूरत में कर दी, फ्रांसीसियों ने सूरत में की थी। लेकिन जो डच जो थे सबसे पहले पूर्वी क्षेत्र में आए, आंध्र प्रदेश के पास मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में। ठीक है, और डच ही पहले ऐसे थे जिन्होंने स्वर्ण पैगोडा चलाया था, अपना सिक्का चलाया था। डच ही सबसे पहले थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित में से क्या क्या थे? भाई मराठे जो थे, अरे कोई बात नहीं भाई, कोई बात, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहेगी तब फिर से आप पढ़ेंगे, कंफ्यूजन रहेगी तो फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि बाद में क्या होता है, सारे प्रश्न आते हैं तो कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस होने लगता है। तो हमको आपको ओवर कॉन्फिडेंस रोकना है कि एक बार जब थोड़ी सी गलती, बाद में हम बुक उठाएंगे, पढ़ेंगे, फिर जो समस्या होंगी उसको फिर से हम, कंफ्यूजन दूर होगा, और कंफ्यूजन ही दूर करना है, क्योंकि सब पढ़ चुके हैं, सब सारी चीज दिमाग में बैठी हैं। बस वही चीज रिवीजन के तौर पर कंफ्यूजन को दूर हो जाए, वो चीजें नहीं आने पाए बस, और 100% निकल जाएगा। देखिएगा रिजल्ट आप क्या, जब आप, हम लोग जब उसके बाद लेंगे सॉल्व करेंगे, आप खुद बताएंगे नहीं हमारा कितना सही है, सबसे अच्छा जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, क्या मराठों की स्थिति ऐसी थी? मराठों की, बिल्कुल बिल्कुल भैया बिल्कुल, मराठों की स्थिति ऐसी थी कि भौगोलिक स्थिति ऐसी थी जो उनको साहस के रूप में उठाया तत्कालीन धार्मिक आंदोलन। अगर मराठों की स्थिति की हम बात करते हैं, सर आप 3 दिन से क्लास को क्यों नहीं लिए? अरे भाई कितनी बार हम बता चुके हैं भाई, थोड़ा स्वास्थ्य समस्या थी इसलिए क्लास गैप किया गया था। ठीक है, बाकी क्लास रेगुलर चलेगी। देख कुछ हम लोग भी क्या है, मानव हैं, घर परिवार है, सबका कहीं न कहीं कुछ समस्याएं आती हैं, तो उसके लिए क्या है, कोशिश होती है कि कम से कम गैप किया जाए, लेकिन जब ऐसी स्थितियां आ जाती है तो मजबूरन हमको जाना ही पड़ा। ठीक भैया, चलिए कोई बात नहीं, अब लगातार क्लास चलेगी, परेशान ना होइएगा। हमें पता था कि आज आप लोगों के सामने ये समस्या आएगी। हाँ हाँ, एकदम एकदम एकदम, हमारा नहीं गड़बड़ था भाई, हम एकदम फिट हैं, आप लोगों से हमेशा जुड़े रहते हैं, एकदम लगे हैं, घर परिवार में था। ठीक है, चलिए, मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित में से क्या थे? यहाँ पे ध्यान रखना, भौगोलिक स्थिति ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना आप लोग, जो जैसे परिवेश में रहता है वह उसी परिवेश में ही क्या है, ढल जाता है। मराठों के साथ था, मराठों के साथ सबसे बड़ी चीज क्या थी? मराठों के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि उनके पास पहाड़ी एरिया था, न मैदानी एरिया था, नहीं न उस प्रकार उनके साथ क्या थे, फसलें अच्छी होती थी। इन सब चीजों में वो पले बड़े थे, इसलिए वो साहसी बहुत थे, हिम्मती बहुत थे, वर्क बहुत करते थे। ठीक भैया, और नहीं हम एकदम फिट है भैया, काजल शर्मा जी हम एकदम सही हैं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम ओके है। ठीक है, आप एकदम एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बस केवल क्लास लीजिए, हम प्रयास करेंगे बराबर आने का, जुड़ने का। तो ये स्थिति सबसे बड़ी। तत्कालीन धार्मिक आंदोलन भी उस समय का देखा जाए, शिवाजी के समय रामदास जो थे, क्या कहते हैं, रामानंद जो थे, उनके समय में शुरुआत हुआ, धार्मिक आंदोलन हुआ। ज्ञान ज्ञान क्या कहते हैं, ज्ञानेश्वर जो थे, वो भी उस समय थे, तो धार्मिक आंदोलन उस समय शुरू हुआ, और शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व भी उनसे संबंधित था। ठीक भैया, तो यहाँ पे शिवाजी द्वारा दक्षिण शासकों के आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करना ये गलत है, क्योंकि वहां पे प्राप्त नहीं किए थे भाई, तो लूट मार करते थे ना, लूट मार करते थे भाई। ठीक है, तो यहां पे आपका ये नहीं थे, तो आपके इसके अकॉर्डिंग क्या है, 1 2 3 ही राइट आंसर सही होगा। दक्षिण सहायता कहां प्राप्त करते थे? दक्षिण तो ये लूट करते थे, बीजापुर हुआ और सब हुआ, तो यहां पे जाके आक्रमण करके चले आते थे। ठीक भैया, हाँ बिल्कुल 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 भैया, तुका राम जी सब उस समय थे। ठीक है, तो यही मेन कारण था।
ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केशव चंद्र सेन के बारे में कौन सा तथ्य सही है? प्रश्न पूछा गया केशव चंद्र सेन, आपको पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, चौथ और सरदेशमुखी वसूल करते थे। केशव चंद्र सेन के विषय में देखिए क्या स्थिति है, इसको इसका आंसर दीजिए। अच्छा प्रश्न है। चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन क्या इसमें सही है। वह 1857 ब्रह्म समाज के सदस्य बने, सही है। द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा, सॉरी, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा इनको सदस्यता ग्रहण कराई गई और इनके समय में सबसे ज्यादा ब्रह्म समाज का प्रचार प्रसार हुआ। लेकिन बाद में इन्होंने ब्रह्म समाज में क्या हुआ, विभेद भी हो गया। बाद में ब्रह्म समाज से ये अलग हो गए, इन्होंने एक अपना अलग आदि ब्रह्म समाज के रूप में वहां पे स्थापित किया। ब्रह्म समाज से अलग होकर उन्होंने नए संगठन की स्थापना की, ये भी सही है, अभी बताया। इन्होंने एक अलग संगठन बनाया था, ठीक है। व्यापक भ्रमण करने वाले वे प्रथम समाज सुधारक थे, बिल्कुल। ये कई स्थानों पर घूमते रहे, इसीलिए इन्हीं के प्रयासों से, से प्रेरित होकर आत्मा राम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, ठीक है। कहीं देव समाज की स्थापना की गई थी। तो कई स्थानों पर अलग संगठन की स्थापना हुई थी इन्हीं के द्वारा। बहुत ये पूरे भारत में क्या किए थे, भ्रमण किए थे। कई कई स्थानों पर इनकी प्रेरणा से इन्होंने, इन्हीं के जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जो हिंदी की बात किए थे, हिंदी को आगे बढ़ाने की बात, उसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। दूसरी चीज, 1905 में इनकी मृत्यु हुई, ये नहीं है। अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए, इनकी मृत्यु 1984 में होती है। कब होती भाई? 1984 में होती है। तो राइट आंसर आपका क्या? बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल 84 ही सही है, बिल्कुल। तो ये आपका गलत क्या होगा, ये गलत होगा। यहां पर आप कह सकते हैं 1905 की जगह 1884 ईस्वी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अब आप देखिए, इसको हटा दे, 1 2 3 जहां पर होगा वही आंसर आपका सही होगा। तो 1 2 3 कहां पर है? 1 2 3 ये सही है। अब क्लियर हुआ भैया? क्लियर है भैया ना? ठीक, चलिए अगला प्रश्न है। फिर वही आ गया, रिपीटेड ज्यादा है। कंपनी के अधिकारियों की भ्रष्टता तथा घुसखोरी के कारण निजी व्यापार तथा उपहार लेना बंद कर दिया। उन्हें एक विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को किसने बाध्य किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी अगर आपको घटना पता होगी तभी आंसर सॉल्व हो सकता है। कंपनी के अधिकारियों की भ्रष्टता तथा घुसखोरी के कारण निजी व्यापार तथा उपहार लेना बंद कर दिया। उन्हें एक विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को किसने बाध्य किया? प्रश्न यही है। अब आ रही है? आ तो रही भाई, आ तो रही है प्रभु, यहां तो आ ही रही है। सही तो लग रहा है। अच्छा आप बताइए, आ रही है भाई? अब ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ठीक ठीक, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या था, जब वारेन हेस्टिंग जो था उसके ऊपर ऑलरेडी घुसखोरी का वो लग चुका था, ब्लेम लग चुका था। इसका मतलब उस समय कंपनी बहुत उपहार लेते थे, बहुत घुसखोरी होती थी। और यही सब कारण से क्या था, जब आया ये क्या कहते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस जब आता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जब आता है तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वहां पे जो कंपनी के अधिकारी, मतलब अधिकारी जो थे, जो भ्रष्ट थे, जो घुसखोरी करते थे, उनके निजी व्यापार, इन सब पर क्या कर दिया,
प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, और प्रतिबंध लगाने के बाद उसे एक विशेष हस्ताक्षर करवाता था, अनुबंध पत्र जिसे कहा जाता था। ठीक है, जिससे फिर अगर मान लीजिए घुसखोरी ऐसी चीज कर रहे हैं तो उनके ऊपर क्या होगा, ये प्रतिबंधित किया जाए। तो ये काम किसने किया था, कार्नवालिस। और कार्नवालिस को बहुत नामों से जाना, उसने एक सिविल संहिता तैयार किया था, कार्नवालिस कोड के नाम से जाना जाता था। यहां से प्रश्न मेंस के भी बहुत उठते हैं कार्नवालिस कोड से जोड़कर। इसे भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता भी माना जाता है, न्याय पुलिस व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है। इसी के समय समझ लीजिए जिसे वर्तमान कलेक्टर पद था उसी ने सृजित किया था। ये सब चीज इसी के समय ही देन है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हुआ, यहाँ पे डी ही होगा। प्रश्न है यंग हस्बैंड मिशन क्यों भेजा गया था। अच्छा प्रश्न है। अब यहां पे ओल्ड हस्बैंड मत कर देना, ठीक है, यंग हस्बैंड है ये। अब जो यंग हस्बैंड है वो क्या होगा भाई, क्यों भेजा गया था, प्रश्न आपका यही है, यंग हस्बैंड। देखिए ये घटना जो थी, राइट आंसर आपका है तिब्बत में रूस षड्यंत्र विफल करने के लिए। ये घटना उस समय की, कब, 1904 की है, 1904 ईस्वी की। 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन जो था वो वायसराय था। लॉर्ड कर्जन वायसराय था। और इसी के समय, इसी लॉर्ड कर्जन के समय, बिल्कुल बिल्कुल, इसने फ्रांसिस यंग हस्बैंड नाम ही था, फ्रांसिस यंग हस्बैंड नाम से, ये इसका एक व्यक्ति का नाम था। इसके नेतृत्व में कुछ सेना भेजी थी, कहां पर, तिब्बत भेजी थी, तिब्बत। और तिब्बत में उस समय क्या था, रूसी षड्यंत्र चल रहा था, रूस उसको कब्जे में लेना चाह रहा था, वहां पे षड्यंत्र कर रहा था और उसी से निपटने के लिए इसने भेजा था। और जिसमें वहां पर लगभग 700 तिब्बती मारे गए थे, 700 तिब्बती मारे गए। ठीक भैया, वहां पर 700 तिब्बती मारे गए। तो पूछा जाता है किसके शासनकाल में यंग हस्बैंड मिशन गया था, कहां पर गया था, तो तिब्बत गया था, रूस षड्यंत्र को विफल करने के लिए गया था। और फ्रांसिस यंग हस्बैंड नाम था, उनके नेतृत्व में सेना भेजी गई थी। ठीक है, तो अब यंग हस्बैंड मतलब कुछ अलग मत समझ लेना आप लोग। ठीक, चलिए राइट आंसर आपका क्या है, सी है। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रस्तुत निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा संबंधी बिल किसके प्रभाव के कारण अस्वीकृत कर दिया गया। अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। थोड़ा सा अगर देखा जाए तो भाई, अगर आप अच्छे से नहीं तैयार है तो थोड़ा सा टफ भी प्रश्न है ये। क्या था भाई यहां पे, देखिए ध्यान रखना यहां पे, ये घटना कब की थी, 1913 ईस्वी की थी। 1913 ईस्वी में इन्होंने पूरे भारत में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की वकालत की। पूछा भी जाता है किसने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की पहली बार वकालत कौन भारतीय किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था और 1913 में किया था। तो ये उन्होंने इंपीरियल, उसमें क्या कहते हैं, ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में इन्होंने इस प्रस्ताव को रखा भी था। ऑलरेडी एक सिविल सेवक उसमें ऑलरेडी सदस्य के रूप में रह चुके थे ये। ठीक है, और वहीं पर इन्होंने जिसको रखा था तो वहां पर इसका विरोध किया। किसने विरोध किया था, वो जॉर्ज क्लार्क ने किया था। ये अगर देखा जाए, अगर आपको ध्यान में होगा तो प्रवक्ता, जीआईसी प्रवक्ता 2020 का प्रश्न है। और मैं बता रहा हूं जीआईसी प्रवक्ता के प्रश्नों को जरूर रिवीजन करके जाइएगा। 100% 2-4 प्रश्न उसमें से फंसने की चांस है, इसी दिमाग में रखिएगा और जरूर एक बार रिवीजन कर लीजिए जो आपके पास अगर होगा तो पेपर। ठीक भैया, तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे, जॉर्ज क्लार्क। ठीक है, क्लियर भैया, राइट आंसर क्या है, जॉर्ज क्लार्क के विरोध की वजह से वो क्या हुआ था, अस्वीकृत हो चुका था।
तो निःशुल्क और एक प्रश्न ये ध्यान रखिएगा, कौन भारतीय था जिसने पहली बार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की वकालत की थी? अगर ऐसा भी प्रश्न आए तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक भैया, यहां तक क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी? इसको एक बार हम लोग चर्चा कर भी चुके हैं पीछे। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से। बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से की गई थी। अगर बात की जाए, एक है दक्कन सभा। दक्कन सभा, दक्कन सभा की स्थापना किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोखले ने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने दक्कन सभा का गठन किया था। तो ये यहां पे जो आंसर आपका दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की बात किया है तो बाल गंगाधर तिलक ने। 1927 ईस्वी में नियुक्त हर्बर्ट बटलर समिति की अनुशंसा की थी। हर्बर्ट बटलर थे, एक समिति गठित की गई थी इनकी अध्यक्षता में। तो अगर देखा जाए, उनको रियासतों से ही संबंधित समिति, लेकिन उन्होंने अनुशंसा क्या किया था? रियासतों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करने की, इसकी बात नहीं की थी, गलत है। लोक सेवाओं में भारतीयों का उच्च पदों पर अधिक व्यापक नियोजन हो, यह भी गलत है। ब्रिटिश सर्वोच्चता के माध्यम से रियासतों का संरक्षण प्राप्त किया जाए, ये सही है। अकाल की स्थिति में पीड़ितों को राजकीय सहायता, ये भी गलत है। तो राइट आंसर आपका क्या हुआ भाई? सी ही आंसर होगा। ब्रिटिश सर्वोच्चता के माध्यम से रियासतों का संरक्षण, मतलब ब्रिटिश जो हो सर्वोच्च वही होंगे और रियासत उन्हीं के अधीन ही संरक्षित रहेंगी। ये चीजें आपको क्या हर्बर्ट बटलर के द्वारा दिया गया था, जो समिति नियुक्त की गई थी उसकी अनुशंसा यही की गई थी। तो राइट आंसर क्या हुआ भाई? सी। ठीक, चलिए बस आज लास्ट प्रश्न यही होगा आज की। इसके बाद हम लोग फिर क्या है, कल 12:30 से लेकर 2 बजे के बीच में हम लोगों की श्रृंखला फिर चलेगी। फिर हम लोग 40-50 प्रश्नों के बीच के लेकर आएंगे, अच्छे अच्छे प्रश्न। ठीक भैया, अच्छे अच्छे प्रश्न को लेकर आएंगे, फिर आपसे जुड़ते हैं। ठीक, कुछ आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा। जो भी पीडीएफ सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे आपको मिल जाया करेंगी। ठीक है, जो भी क्वेश्चन ये सब आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक, इसी के साथ साथ हमने पहले बताया कुछ हमारे यहाँ बैच चल रही हैं हर सब्जेक्ट की। क्या है ये, आने वाले आगामी परीक्षा, अब तो सुनने में आ रहा है भाई उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी नियुक्त आज शपथ वो ले लेंगे ना, शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं आज वो भी कार्यभार ग्रहण कर लेंगे माना जा रहा है। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि हो सकता है कुछ अच्छा आने वाला जो साल होगा हमारे आपके लिए, स्टूडेंटों के लिए, वो क्या होगा, अच्छा ही होगा। ये हम और आप उम्मीद बना के चल रहे हैं। और उम्मीद नहीं मानेंगे तो भाई लड़ाई क्यों लड़ेंगे? अगर ये उम्मीद न रहे तो मतलब क्या है? तो हमको उम्मीद बना के चलना ही है और उसी को अपने को आगे बढ़ाना भी है। ठीक भैया, ठीक। ये क्या है, प्रतिष्ठा, ये पोल्टी वाले सर हैं, कुमार रवि सर हैं, प्रतिष्ठा बैच। ये ज्योग्राफी, उसके बाद क्या है आपका ज्योग्राफी बैच। ये देखिए प्रशांत मनी सर है, इंग्लिश लेकर आए हैं। ईवीएस आपका जो टेस्ट सुपर टेट के लिए आपका प्रीतम सर हैं, संजय सर मैथ, और उसके बाद हिंदी की जो क्लासेज आपकी चल रही हैं राज बहादुर सर हैं। ये पूरा आपको क्लास देख रहे हैं आपके इसी चैनल पे। ज्योग्राफी राजवीर सर हैं, जो बायो की हैं, अभी हमारे पहले ही बायो की क्लास आपकी खत्म हुई है जो लवी मैम पढ़ा रही हैं। ठीक है, आप इन सब के क्लास को देख सकते हैं और उसके बाद ऐप पे आप इसको क्या ले सकते हैं। सर जी हम पोल्टी की क्लास कर रहे हैं इन सर से, बिल्कुल 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 करिए, आपको उसका फायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला। ये देखिए हम कुछ बैचेज जो हमारी चल रही हैं, अलग कॉमर्स की चल रही हैं, यहाँ पे इंग्लिश की चल रही हैं, मानव सर उनके द्वारा, प्रशांत मणि के सर द्वारा, ऋचा मैम और अरुण सर के द्वारा चला जा रहे हैं कॉमर्स की। इसके साथ ये सारे आपके क्या हैं बैचेज यहाँ पे दी गई हैं। एनसीईआरटी की बैच है हमारी, ऑलरेडी पूरी टीम है, आप लोग इसको देख सकते हैं, पूरी टीम ये है, इसी टीम के साथ हम लोग वर्क कर रहे हैं, चल रहे हैं। ठीक, चलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब कल से आपके हम क्लास अब आपका रेगुलर रहेगी, टाइम पे रहेगी, आप लोग जुड़ सकते हैं। टाइम 12:30 से 2 के बीच में हम लोग क्लास लेकर आते हैं। ठीक भैया, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।